फिल्म की शुरुआत में हमें साल 10,191 यानी कि भविष्य का समय दिखाया जाता है, जिस वक्त तक इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब वो पृथ्वी को छोड़कर अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर रहते हैं और हर एक प्लैनेट पर एक अलग राज्य राज करता है। जिन सब राज्य पर हाउस कोरिनो का राज है और हाउस कोरिनो के एम्परर का नाम शेड्डम है। अब इसके बाद हमें एक अराकिस नाम का रेगिस्तान प्लैनेट दिखाया जाता है, जहाँ पर रहने वाले लोगों को फ्रेमन कहा जाता है और इस प्लैनेट पर रेत के साथ एक खास तरह की स्पाइस पाई जाती है, जिसके इस्तेमाल से किसी भी इंसान की शक्तियां बढ़ जाती है। मतलब कि एक तरह से ये स्पाइस फ्रेमन के लिए किसी नशे की तरह है, जिसे लेने की वजह से उनकी आंखें पूरी तरह नीली पड़ चुकी है। साथ ही स्पाइस की मदद से लाइट से भी तेज रफ्तार के साथ अंतरिक्ष में एक जगह से दूसरी जगह आया जाया जा सकता है। इसलिए ये स्पाइस पूरे ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज मानी जाती है, जिसके खदान का काम हाउस हैरकुनेन को दिया गया है, जिनसे फ्रेमन ने लड़कर यहाँ से भगाने की कोशिश की, पर ग्लोसो के नेतृत्व में हैरकुनेन की फौज को हराना आसान नहीं था। इसलिए फ्रेमन को यहाँ छिपकर रहना पड़ता है, लेकिन इस प्लैनेट को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। साथ ही एक दिन अचानक से ही हाउस हैरकुनेन ने स्पाइस को निकालने का काम ही बंद कर दिया, जो फ्रेमन के लिए काफी आश्चर्य की बात थी। इसके बाद हमें एक दूसरे प्लैनेट नेम कैलाडन के हाउस एट्राइडिस को दिखाया जाता है, जिसकी राजा का नाम ड्यूक होता है और साथ ही हम ड्यूक के बेटे पॉल को भी देखते हैं, जो अपनी माँ जेसिका के साथ नाश्ता कर रहा होता है। जिस दौरान हम उनकी बातों से जान पाते हैं कि जेसिका असल में एक वीच क्लैन की सदस्य है, जिस वजह से उसके पास कुछ अद्भुत शक्तियां मौजूद है और क्योंकि पॉल उसका बेटा है तो ये शक्तियां उसके अंदर भी मौजूद है, जैसे कि भविष्य देख लेना और खास करके अपनी आवाज से सिर्फ कहकर किसी से भी अपने मन का काम करवा लेना, जिस शक्ति को यहाँ पर द वॉइस नाम दिया गया है। अब यहाँ पॉल जेसिका से बताता है कि उसे आजकल फ्रेमेन और एरिकिस प्लैनेट के सपने आते हैं, जिनमें वो एक फ्रेमेन लड़की नाम चैनी को अक्सर देखता है। अब यहाँ से सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ हम शेडन के लोगों को ड्यूक के सामने देखते हैं। यहाँ ड्यूक को पता चलता है कि शेडम चाहता है कि एरिकिस प्लैनेट पर हैरकुनेन की जगह हाउस एट्राइडिस जाकर स्पाइस निकालने का काम करे, जो बार ड्यूक के सलाहकार गुरने को काफी अजीब लगती है। लेकिन ड्यूक अपनी अंगूठी से मोहर लगाकर इस काम को करने की अनुमति दे देता है, क्योंकि वो जानता था कि उसका हाउस अभी इतना काबिल नहीं है कि शेडम के आदेश के खिलाफ जा सके। वहीं यहाँ जेसिका अपनी वीच क्लैन की टीचर हेलिना को देखती है, जो कि शेडन के लोगों के साथ वहाँ आई थी। जिसके बाद हम पॉल को डंकन के साथ देखते हैं, जो ड्यूक का सबसे काबिल सेनापति होता है। दरअसल डंकन एट्राइडिस के कुछ लोगों के साथ अराकिस निकलने की तैयारी कर रहा था, जिस पर पॉल उसे सावधान करते हुए कहता है कि उसने अपने सपने में डंकन की मौत देखी है, इसलिए वो वहाँ अपना ख्याल रखे। लेकिन डंकन यहाँ पॉल की बातों को मजाक में उड़ा देता है। जिसके बाद हम पॉल को उसके पिता ड्यूक के साथ देखते हैं, जो पॉल से बताते कि शेडन ने हमने अराकिस प्लैनेट पर जाकर स्पाइस निकालने का काम इसलिए दिया है ताकि हाउस अराकिस और हमारे हाउस के बीच बड़ी लड़ाई छिड़ जाए। लेकिन मेरी कोशिश है कि हम अराकिस पर पहुंचकर वहां रहने वाले फ्रेमन के साथ अपने संबंध अच्छे कर सके, जिसके लिए मैंने डंकन को वहां पहले ही भेज दिया है। अब आगे हम देखते हैं कि गुरनी पॉल को तलवारबाजी सिखा रहा होता है, जिस दौरान हम इनके पास एक शील्ड को देखते हैं, जिसकी वजह से किसी भी वार का इन पर कोई असर नहीं होता और अगर असर होता भी है तो उसके प्रभाव को ये शील्ड कम कर देती है। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य प्लैनेट पर हमें हैरकुनेन का राजा ने बैरोन देखने को मिलता है, जिसे उसका सेनापति ग्लोसो खबर करता है कि शेडन ने हमसे स्पाइस की खुदाई का काम छीन लिया है। जिस बात पर बैरोन उसे कहता है कि चिंता ना करो, क्योंकि ये सब जो भी हो रहा है उसमें हमारा ही फायदा है। इधर कैलाडन प्लैनेट पर रात के समय पॉल से मिलने के लिए हेलिना आती है, जो उसका एक इम्तिहान लेती है, जिसमें पॉल सफल हो जाता है और वापस जाते वक्त हेलिना जेसिका से कहती है कि मुझे विश्वास हो गया है कि भविष्यवाणी के अनुसार तुम्हारा ही बेटा वो मसीहा है जो पूरे ब्रह्मांड में शांति को स्थापित करेगा। लेकिन इस रास्ते में उसे कई सारे कठिनाइयों का सामना भी करना होगा, जो बात पॉल भी सुन लेता है और उसके पूछने पर जेसिका उससे कहती है कि तुम्हारे कंधों पर काफी बड़ी जिम्मेदारी है। अब इसके बाद अगले दिन एक बड़े काफिले के साथ पॉल, ड्यूक और जेसिका एरिकिस प्लैनेट पर पहुंचते हैं, जहां सभी पॉल को मसीहा कहकर बुला रहे थे। फिर ये सभी लोग एक विमान में सवार होकर अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर ड्यूक सभी स्पाइस के खुदाई के काम को जल्दी से शुरू करने के बारे में सभी से कहता है। दूसरी तरफ पॉल इस प्लैनेट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ के रेगिस्तानों में बहुत ही विशाल सैंडवर्म्स पाए जाते हैं, जो आवाज की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन इन सैंडवर्म से बचने के लिए फ्रेमेंस रेत पर एक खास तरह से चलते हैं, जिससे वो लोग सैंडवर्म से बचे रहते हैं। अब जब पॉल ये सब समझ ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर एक जानलेवा हमला हो जाता है, लेकिन अपने बहादुरी की मदद से वो बच भी जाता है और फिर उसे पता चलता है कि ये हमला असल में हैरकुनेन ने करवाया था। वहीं अब इसके अगले दिन वहाँ डंकन आता है, जो ड्यूक को बताता है कि यहाँ पर उनकी
उम्मीद से भी ज्यादा फ्रेमेन मौजूद है, इसलिए वो अपने सर ड्यूक से बातचीत करने के लिए फ्रेमेन के मुखिया स्टीलगर को लेकर आया है, जिससे ड्यूक कहता है कि वो उनके साथ हाथ मिलाकर मिलजुल कर काम करना चाहता है, क्योंकि वो लोग हैरकोनन की तरह नहीं है जो उन पर जुल्म करे। अब इस बात पर स्टीलगर ड्यूक से कहता है कि उन्हें फिलहाल फ्रेमेन के बारे में छोड़कर खुद के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो लोग जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके यहाँ से चले जाए। फिर हम ड्यूक को पॉल और बाकी लोगों के साथ खुदाई वाली जगह पर देखते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात एक इंजीनियर नेम हाइन से होती है, जो असल में एक फ्रीमैन है, पर हैकोनेंस ने उसे मशीनों की मरम्मत करने के लिए रखा था। अब यहाँ बातों ही बातों में हाइंस ड्यूक को स्टील सूट्स के बारे में बताती है, जो असल में इंसान के शरीर से निकलने वाले सभी लिक्विड्स यानी कि टॉयलेट, आंसू और पसीने वगैरह को पीने लायक साफ पानी में परिवर्तित कर देती है। इसलिए ये सूट यहाँ के रेगिस्तान में किसी वरदान से कम नहीं है। इसके बाद हाइंस विमान के जरिए ड्यूक और बाकी सबको मशीन दिखाती है, जिसकी मदद से स्पाइस की खुदाई की जा रही थी। साथ ही वो वहाँ मौजूद ड्रोन्स के बारे में बताते हुए कहती है कि इनकी मदद से हम मशीन के चारों तरफ नजर रखते हैं, ताकि कोई सैंडवर्म आकर इस मशीन को नुकसान ना पहुंचाए। पर फिर इसी दौरान सभी को एक विशाल सैंडवर्म मशीन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देती है, इसलिए हाइंस मशीन को हटाने के लिए कैरियर को बुलाती है, लेकिन कैरियर की एक केबल टूटने के कारण वो वहीं फंस जाता है। और जब ड्यूक को पता चलता है कि कैरियर में कुछ लोग मौजूद है, इसलिए वो उन्हें बचाने की सोचता है, जिन सब में पॉल भी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे फिर से वही विजन दिखाई देने लगते हैं। और फिर सही समय पर वहाँ गनी आकर सभी लोग सहित पॉल को भी अपने साथ विमान में वापस ले जाता है, जिस दौरान वो दोनों सैंडवर्म की ताकत को देखते हैं, जो देखते ही देखते उस पूरे मशीन को निगल जाता है। अब वापस पहुंचकर ड्यूक हाइंस को मशीनों की इस हाल को जल्दी से ठीक करने का काम शुरू करने के लिए कहता है, जिस पर हाइंस कहती है कि हैरकोनेन ने यही मशीन छोड़कर गए हैं, इसलिए उन्हें इसी से काम चलाना होगा। इधर पॉल जेसिका से अपने विजन के बारे में बताता है, जिसमें उसे फिर से चैनी दिखी थी और इस बार उसने पॉल को मारने की कोशिश भी की, और साथ ही उसने जेसिका की बेटी को भी देखा था, जिसके बारे में हमें इस मूवी के आगे के पार्ट्स में जानने को मिलेगा। अब क्योंकि पॉल की हालत कुछ ठीक नहीं थी, तो उसे देखने के लिए वहाँ डॉक्टर यूवी आते हैं, जो उसे देखकर बताते हैं कि पॉल की ये हालत वहाँ रेत में मौजूद स्पेस की वजह से हुई है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें शैडम की सबसे शक्तिशाली सेना को दिखाया जाता है, जिन्हें सभी सैदावोर के नाम से जानते हैं, जिन्हें शैडम बैरम का काम सौंप देता है, ताकि इनकी मदद से वो अट्राइडिस पर हमला करके उन्हें पूरी तरह से खत्म कर सके, जो सच में अरैकिस पहुंचकर तुरंत अट्राइडिस पर हमला कर देते हैं। जिससे पहले हम यूई को देखते हैं, जो इस जगह की सुरक्षा कवच यानी कि शील्ड को हटा देता है, ताकि बैरन के लोग आराम से घुस पाए। और ये सब यूई इसलिए कर रहा होता है क्योंकि बैरन ने उसकी पत्नी को अपने पास बंदी बनाकर रखा है, जिसे वो तभी छोड़ेगा जब यूई उसके इस लड़ाई को जीतने में मदद करेगा। इधर अट्राइडिस के लोग बैरन की सेना से बहादुरी से लड़ रहे होते हैं, और तभी ड्यूक की नींद खुलती है, और अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता है, एक तीर उसके शील्ड को भेदते हुए निकल जाती है। अब यहाँ यूई सामने आकर ड्यूक से अपनी मजबूरी के बारे में बताता है, पर वो ड्यूक के दांत में एक जहरीली कैप्सूल भी छिपा देता है, जिसे ड्यूक बैरन से मिलते ही फोड़ सके। इससे ये होगा कि कैप्सूल के अंदर की जहरीली गैस हवा में घुलकर बैरन को आराम से मार देगी। दूसरी तरफ डंकन बहादुरी के साथ लड़ते हुए पॉल को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पॉल और जेसिका को उन लोगों ने पहले ही अगवा कर लिया है, जहाँ जेसिका और पॉल अब अपनी वॉइस की शक्ति के इस्तेमाल से उन लोगों को सम्मोहित करके उन्हें आपस में ही लड़ा देते हैं और वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। वहीं इधर दूसरी तरफ ड्यूक को बैरन के सामने पेश किया जाता है, और यूई बैरन से उसकी पत्नी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन बैरन यूई को ही जान से मार डालता है। साथ ही वो जब ड्यूक को मारने जाता है तो ड्यूक उस कैप्सूल को फोड़ देता है, जिससे वहाँ मौजूद बैरन के साथियों के साथ साथ वो भी मारा जाता है। लेकिन बैरन अब भी जिंदा था, क्योंकि वो तुरंत ऊपर छत पर चिपक गया था, पर उसकी हालत अब काफी खराब हो चुकी थी। इधर पॉल को एक बैग मिलता है, जिसमें उसे ड्यूक की अंगूठी मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि ड्यूक अब मर चुका है। फिर ये लोग सुबह छिपते छिपाते किसी तरह डंकन से जाकर मिलते हैं, जो उन्हें वहां से लेकर हाइंस के पास पहुंचता है, और अब वो सब एक गुप्त जगह शरण लेते हैं, जिस दौरान बातों ही बातों में पॉल कहता है कि वो फ्रेमेन को इकट्ठा करके एक सेना बनाएगा, जिससे वो शैडम के खिलाफ एक जंग छेड़ पाए। लेकिन तभी वहाँ अचानक से बैरन के लोग हमला कर देते हैं, जिनसे लड़ते हुए डंकन भी शहीद हो जाता है। जैसा
जैसा कि पॉल ने अपने विजन्स में देखा था। अब हाइंस एक टनल के जरिए उन्हें बाहर निकालकर एक विमान की तरफ भेज देती है और खुद दूसरे रास्ते जाती है जहां उसका पीछा बैरन के लोग करते हैं। पर क्योंकि हाइंस एक फ्रेम में थी इसलिए वो वहां पर एक सैंडवर्म को अपने पैरों से आवाज करके बुला लेती है, जो वहां कर बैरन के लोगों सहित हाइंस को भी निगल लेता है। इधर पॉल और जेसिका का विमान एक रेतीले तूफान में फंस जाता है, जिसके बाद हमें ग्लोसू को दिखाया जाता है जो बैरन से बताता है कि उसके हिसाब से पॉल और जेसिका मर चुके हैं। जिस बात पर बैरन ग्लोसू से जल्दी से खुदाई का काम शुरू करने के लिए कहता है और साथ ही सभी फ्रेमें के लोगों को ढूंढकर मारने का भी आदेश देता है ताकि वो लोग इनके खिलाफ अब और कुछ ना कर पाए। लेकिन इधर भाग्य से पॉल और जेसिका तूफान से बच जाते हैं और विमान से मिले स्टील सूट को पहनकर आगे बढ़ते हैं, जहां दोनों रेत पर फ्रीमैन की तरफ चलकर उसे पार करने की कोशिश करते हैं ताकि सैंडवर्म को उनके कदमों की आहट ना सुनाई दे। हालांकि आखिरकार वहां सैंडवर्म आ ही जाता है, जिससे किसी तरह से भागकर दोनों अपनी जान बचाते हैं। और अब यहाँ हम सैंडवर्म के विशाल रूप को पूरी तरह से देख पाते हैं, जिसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं जहां इनकी मुलाकात स्टिलगर और उसके फ्रीमैन साथियों से होती है जो पहले ड्यूक से मिलने के लिए आया था। इनसे पॉल और जेसिका उन्हें अपने साथ रखने की मांग करते हैं, जिस पर स्टिलगर पॉल को तो रखने के लिए मान जाता है लेकिन जेसिका के लिए वो मना कर देता है क्योंकि वो उसे काबिल नहीं समझता था। पर यहाँ जेसिका स्टिलगर को आराम से धूल चटाकर अपनी काबिलियत साबित कर देती है, इसलिए अब उसे भी शामिल कर लिया जाता है। अब यहाँ पर पॉल की मुलाकात चैनी से होती है, जिसे वो अपने विजन्स के बारे में कुछ भी नहीं बताता। लेकिन अब यहाँ एक जेनिस नाम का आदमी पॉल को लड़ाई के लिए चुनौती देता है क्योंकि वो उसे मेसिया मानने को तैयार नहीं था। अब यहाँ चैनी भी पॉल से कहती कि वो उसे मेसिया तो नहीं मानती, लेकिन वो चाहती कि पॉल एक सम्मानित मौत मरे, इसलिए वो लड़ने के लिए उसे अपना एक हथियार देती है। दरअसल इस लड़ाई में हार जीत तभी मानी जाती है जब तक दोनों में से एक की मौत नहीं हो जाती। फिर यहाँ हम पॉल को लड़ाई से पहले उसकी भविष्यवाणी देखने वाली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, जिसमें वो देखता है कि इस लड़ाई के दौरान जेमिस उसे जान से मार देगा। पर असलियत में पॉल जेमिस को बड़े ही आराम से हरा देता है और उसे जान से मार डालता है, क्योंकि भविष्य देख पाने की वजह से उसे जेमिस के लड़ने का तरीका पहले ही पता चल गया था। जिससे अब हम ये जान पाते हैं कि पॉल भविष्य के विजन्स को देखकर उसे अपने हिसाब से बदल भी सकता है। और इस लड़ाई की वजह से अब सभी को विश्वास हो जाता है कि पॉल ही वो मेसिया है जो ब्रह्मांड में शांति लाएगा। इसलिए अब ये सभी साथ में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पहुंचकर पॉल देखता है कि एक फ्रीमैन बहुत ही आराम से सैंडवर्म की सवारी कर रहा था, जिस पर चीन पॉल से कहती है कि हैरान मत हो क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। जिस सस्पेंस के साथ ये पार्ट 1 यहीं एंड हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो ये दरअसल 17 नवंबर 2023 में रिलीज होगा। और अगर आप ये वीडियो इस डेट के बाद देख रहे हो तो मैंने तब तक शायद इसका अगला पार्ट एक्सप्लेन कर दिया होगा, जिसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।